नमस्कार साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि हम आधुनिक हिंदी साहित्य का अध्ययन कैसे करें, और उस प्रसंग में हमारी कुछ बातें अधूरी आपसे रह गई थी। तो कल हम इस बात का जिक्र आपसे कर रहे थे कि कोई भी कालखंड जो अगला आ रहा है उसमें कहीं न कहीं प्रवृत्तियाँ बदल रही है, तो उसकी पृष्ठभूमि में युग अपना काम कर रहा है। चलता भी ये कहते हुए साहित्य समाज का दर्पण है। तो भारतेंदु काल से द्विवेदी काल की कविता में जो मूल्य बदलाव हुई है, जिसकी मोटी रूपरेखा के बारे में मैंने आपको बताया। एक तो देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप बीच में से पढ़ा रहे हैं, ये आधुनिक साहित्य पढ़ा रहे हैं, पहले आदिकाल पढ़ाइए। असल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप साहित्य का इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए। बाकी तो ये तो जगह जगह से आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। बाकी क्लास तो विधिवत रूप से हम आदिकाल से स्टार्ट करेंगे और 4-5 दिन में ही हम उन क्लासों को स्टार्ट कर देंगे। वो तो बहुत गहराई से हमको अध्ययन करना है और अभी हमें बहुत जल्दी भी नहीं है इसमें। ऐसे भी नहीं है कि कोर्स ख़त्म करने की बहुत जल्दी है। 1-1 घंटे का व्याख्यान हमारे लिए काफ़ी है और लगभग 350 क्लास संपूर्ण हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र और तमाम पहलुओं को सकेल करके आपकी इतनी क्लास बनती है, मुझे याद है। अभी हम सिर्फ ताकि आप मुझसे पहले भी थोड़ा सा कुछ पढ़ सको, तो भारतेंदु काल से द्विवेदी काल और द्विवेदी काल से छायावाद, छायावाद से प्रगतिवाद कैसे मूल्य बदलते हैं, इनको ध्यान में रख करके हमें चलना है। तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार की जो राष्ट्रीय चेतना भारतेंदु काल में राजभक्ति के साथ में विकसित हुई, लेकिन द्विवेदी काल में उग्र राष्ट्रीय चेतना ने राजभक्ति के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। छायावाद की हम बात कर रहे थे कल की क्लास में, और छायावाद के बारे में हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना कम नहीं हुई। भले ही इन्होंने रहस्यवाद का या तमाम प्रकार की नई लाक्षणिक वक्रता का इन्होंने सहारा लिया, यहां छाया का आवरण भले ही है, लेकिन मित्रों इतनी तीव्र राष्ट्रीय चेतना कदाचित आपको संपूर्ण आधुनिक हिंदी साहित्य में कहीं ना मिले। हाँ, वो बात अलग है कि वो चीजें प्रतीकों में कही गई है। इसीलिए छायावाद का एक नया नाम पड़ा, वह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल, इसीलिए इसको कहा जाता है। दूसरी बात, आप बराबर इस बात को ध्यान रखें कि कालखंडों में आपको अंतर को आप समझ जाएंगे तो जो कवि आ रहे हैं उस कालखंड के, उसकी प्रवृत्ति को जानना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, द्विवेदी काल में खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो गई, परिमार्जित हो गई, हमने बात की थी। लेकिन तमाम कार्यों को करने के बावजूद खड़ी बोली की जो खड़खड़ाहट है वह द्विवेदी काल दूर नहीं कर पाया। तो मैंने आपको बताया कि छायावाद ने इस ऐतिहासिक कार्य को संपन्न किया, और इस संदर्भ में छायावाद अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है कि जो खड़ी बोली द्विवेदी काल में काव्य भाषा के पद पर स्थापित हुई, वह संगीत सागर में निमज्जित हो जाती है छायावाद में आकर। आप सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय चेतना तो इधर भी है और संगीत तो थोड़ी बहुत मात्रा में मैथिली शरण गुप्त के यहाँ भी मिलता है। देखो मित्रों, द्विवेदी काल के प्रतिनिधि कवियों में यदि हम गुप्त जी की बात करें, मैथिली शरण गुप्त जी, और छायावाद से हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, इन्हें की क्यों? क्योंकि दोनों में पुनरुत्थानवादी चेतना गहराई से मिलती है। उधर मैथिली शरण गुप्त से मिलती है और यहाँ सबसे अधिक पुनरुत्थानवादी चेतना जयशंकर प्रसाद में मिलती है। इनका एक एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप केवल संगीत और राष्ट्रीय सरोकारों को ध्यान में रख करके उसको विचार करना है। भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, बंदी विधि व्यंग से सफल सिंहासन है। एक तो ये भाषा आप देखिए, और एक आप जयशंकर प्रसाद की भाषा देखिए। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरखार। जगे हम और लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, अखिलतम व्योमतम नष्ट हुआ। तो ये लैंग्वेज आप देखिए और प्रभाव आप देखिए कि कहाँ है।
और राष्ट्रीय चेतना की जगह हम और लगे जगाने विश्व को। तो इस प्रकार संगीत और राष्ट्रीय चेतना की जब आप तुलना करेंगे तो द्विवेदी काल से एक कदम आगे छायावाद है। छायावाद के बाद मुख्य धारा में प्रगतिवाद आता है। मैंने कल आपको बताया था कि प्रगतिवाद की शुरुआत हमको 1938 ईस्वी से ही माननी है। 1938 से 1943 ईस्वी के बीच जो हिंदी कविता लिखी गई वह प्रगतिवादी भावबोध के मूल्य से देखी जा सकती है। तो रूपा पत्रिका आपने नाम सुन रखा है, नरेंद्र शर्मा और पंत जी संपादक द्वय रहे हैं रूपा पत्रिका। रूपा पत्रिका का फ्रंट पेज आप देखेंगे, उस पर लिखा रहता था, देख रहे हो गगन मृत नीलिमा नील गगन, देखो भूको मानव पुण्य प्रसूत। तो अब युग की वास्तविकता बड़ी कठोर हो रही थी, तो वहां आदर्शवाद और गांधीवाद के लिए स्थान कम रह गया था। ये युग बदल रहा था। छायावाद का कवि भले ही सीधे सीधे अपनी बात नहीं कह रहा है, लाक्षणिकता में कह रहा है, प्रतीकात्मकता में कह रहा है, लेकिन प्रगतिवाद तक आते आते भारतीय जनमानस में वह संबल बन गया था कि वो अपनी बात को आमने सामने कहने के साहस को जुटा पाए। आप जब भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि यह दौर उग्र चरमपंथियों का दौर रहा है। हमारे देशभक्त वीरों ने डकैतियां डाल करके, अंग्रेजों के हथियार लूट करके उन्हीं को डराना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि 1939 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि निबंध संग्रह है उसमें एक निबंध है लोभ और प्रीति। उस लोभ और प्रीति में एक वाक्य उन्होंने लिखा कि चोरी का जवाब अब डकैती से दिया जाएगा, ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा। ये जो जनमानस की चेतना में बदलाव आ रहा है और राष्ट्रीय चेतना की सीधे सीधे जो प्रखर अभिव्यक्ति अपने अभिद्यार्थ रूप में जो सामने आ रही थी, उस स्थिति ने छायावादी कविता को प्रगतिवाद की तरफ मोड़ दिया। इसलिए पंत ने लिखा कि इस युग की वास्तविकता भयानक दैत्य के समान हाहाकार करती हुई अपने विशाल मुंह को खोले खड़ी है और पुरानी विचारधारा इसका सामना नहीं कर सकती। इसलिए प्रगतिवाद को आना पड़ा। प्रखर राष्ट्रीय चेतना, और वो भी सीधे सीधे प्रखर अभिव्यक्ति में। दूसरी बात, आप गहराई से गौर करो कि छायावाद से हम प्रगतिवाद की तरफ आ रहे हैं तो कहीं न कहीं हम गांधीवाद से मार्क्सवाद की तरफ आ रहे हैं। छायावादी कविता जो दो विश्वविद्यालयों के बीच की कविता है उसमें गांधीवाद का प्रभाव आप देख सकते हैं, अच्छे तरह से देख सकते हैं। यहां तक कि कामायनीकार जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा से भी तकली चलवा दी है। चल मेरी तकली धीरे धीरे, नहीं जल प्रलय हो गई तो तकली कहां से आ गई, सब कुछ डूब नहीं गया होगा, वो प्रभाव। तो प्रगतिवादी कविता जो है वो सीधे सीधे आप उसको ये भी कह सकते हो कि मार्क्सवादी कविता है। द्वंदात्मक ऐतिहासिक जो भौतिकवाद जो टर्म दिया मार्क्स ने, उसको फॉलो करती हुई सर्वहारा के अधिनायकत्व को स्थापित करने वाली कविता है ये प्रगतिवाद। तो ये आप देखेंगे कि यदि गांधीवाद से प्रभावित है छायावाद, तो निश्चित रूप से गांधी जी तो हिंसा के बड़े विरोधी रहे हैं। तो आप छायावादी कविता में हिंसा मूल्य का सीधे सीधे समर्थन कहीं नहीं है, लेकिन प्रगतिवादी कविता में तो हिंसा मूल्य का समर्थन किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है कि मारो 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 हंसिया हिंसा, और अहिंसा क्या है? मूल्यों का बदलाव कविता की संवेदना को बदल रहा है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी कविता एकाएक ये बारिश की तरह टपक नहीं जाती है, बल्कि उस कविता की जो मूल्य संवेदना जो निर्मित हो रही है उसके पीछे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी काम कर रही है। आप देखिए कि प्रगतिवाद के आगमन से पहले की मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूं तो 1933 से आई है। 1933 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हो गए थे। पिछली बार एक बार ग्रेड फर्स्ट में क्वेश्चन भी आया था फर्स्ट पेपर में
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी क्या बन करके उभरे कांग्रेस में? कुछ नहीं, कांग्रेस की राजनीति से अलग होकर के रचनात्मक कार्य से जुड़ गए। 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी दल की स्थापना हो रही थी। समाजवादी दल की स्थापना, और जिस कविता की हम बात कर रहे हैं प्रगतिवाद, ये सामाजिक यथार्थवाद को लेकर चलने वाली कविता है। मसलन देखिए कि दोनों में प्रकृति मिलती है। छायावाद में भी प्रकृति चेतना है, प्रगतिवाद में प्रकृति चेतना है। छायावाद के बादल तो उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, लेकिन प्रगतिवाद के बादल तो, नागार्जुन के बादल तो बरसते हैं। बादल को गिरते हुए आपने देखा होगा, नागार्जुन ने देखा है। पंत के बादल तो घोषणा करते हैं, सुरपति के हम ही अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की संकल्पना, चातक के प्रिय जीवन धर। लेकिन यहाँ नागार्जुन ने बादलों को घिरते देखा है, और न केवल देखा है बल्कि पहाड़ों में धमा चौकड़ी करते हुए मृगों की अठखेलियां भी देखी है, बहुत कुछ देखा है। प्रगतिवाद की जब हम प्रकृति चेतना को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये प्रकृति तो मैंने कहीं देखी है, अपने घर के आसपास देखी है। छायावाद की प्रकृति चेतना, चांदनी रात, नौका विहार, अप्सरा, बादल, नक्षत्र, अनंग कविताओं के नाम ही आपको बता देंगे। सूक्ष्म वायवीय उदात्त कल्पना के साथ अनंत कल्पना के पंख लगाकर छायावाद की प्रकृति उड़ती है। लेकिन प्रगतिवाद की जो कविता में प्रकृति आती है, वो एक सारस की भांति डैनों को तोड़कर पृथ्वी की सतह से बिल्कुल थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़ती है। कल्पना का तो देखो महत्व हर कविता में रहता है, और जिस स्तर पर छायावाद ने कल्पना को अपनाया, उस स्तर पर प्रगतिवाद ने कल्पना को नहीं अपनाया। केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है ना, ज्वार खड़ी खेतों में ऊंची लहराती है, कहती है मेरे यौवन को बढ़ने देना, मेरी इच्छा है जीने की जीने देना, जी भर मुझको धूप सुनहरी पीने देना। अरे वाह, ये तो ज्वार बाजरे की खेती हमने देखी है भाई। ये प्रकृति, नदी नालों की, खेत खलियानों की, सुआ पालक की, आपके ज्वार बाजरों की, सरसों की, ये प्रकृतिवाद की प्रकृति चेतना के बदलाव। इन्होंने उसी प्रकृति को स्थान दिया जो उपयोगिता मूलक प्रकृति है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि शायद मिट्टी के सौंदर्यबोध को पहली बार किसी ने देखा था प्रगतिवाद। केदारनाथ अग्रवाल ने कहा कि धूल के ऊपर लिखा कि लिपट गई जो धूल पांव से, वह गोरी है इसी गांव की, जिसे उठाया नहीं किसी ने इस उठाव से। हर स्तर पर आप बदलाव को तलाश करेंगे। छायावादी कविता जिस वैयक्तिक भाव प्रवणता को लेकर आगे बढ़ती है, जिस वैयक्तिकता को लेकर आगे बढ़ती है, प्रगतिवाद उसे खारिज कर देता है। यहां सामाजिकता की बड़ी प्रबल भावना आपको देखने को मिलेगी। सौंदर्य बोध यहां आत्मगत नहीं है, सौंदर्य बोध यहां वस्तुगत है, वस्तुपरक है। इस प्रकार जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि किसी भी कविता का मूल्य एकाएक नहीं बदलता है, और हम बात कर रहे थे कि 1934 में कांग्रेस के भीतर समाजवादी पार्टी आ गई। 1935 ईस्वी में हमको पता है कि एम फॉरेस्टर, इन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। पता होगा आपको, पेरिस में हुई थी, बाद में इसका आयोजन लंदन में भी हुआ था। मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयासों से ये प्रयास 1936 ईस्वी में भारत में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद। तो जो सामाजिक यथार्थवाद का वर्चस्व है वह स्थापित होने लग गया था, और वह गांधीवाद के विपरीत था। आप देखेंगे कि 1937-36 ईस्वी में आप देख लेंगे तो पंत ने युगांत की घोषणा कर दी। 1937 में आप देखिए निराला की कितनी प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता आई थी, तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद पथ पर। तो
इस प्रकार कविता के मूल्य एकाएक नहीं बदलते हैं मित्रों, उसकी पृष्ठभूमि में एक लंबी प्रक्रिया चलती रहती है। पर मैं सिर्फ आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये कविताओं के मूल्य बदल रहे हैं, हम इनसे कितने वाकिफ हैं। वरना तो प्रत्येक कविता के एक एक कवि का हम अध्ययन करते हैं, इस बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां भी आती हैं, किस रचना में से कौन सी पंक्ति आ जाए वो भी एक क्वेश्चन होता है। प्रत्येक कवि का अपना एक दर्शन है, अपनी आइडियोलॉजी है, और वो अपनी रचनाओं में किस किस स्तर पर भिन्न है, वो सब भी हमारे अध्ययन का विषय है। मैं आपको एक मोटे तौर पर रूपरेखा बताना चाह रहा हूं, केवल ताकि आप मेरे आने से पहले, कि मैं जिस बिंदु से शुरू करूं उससे पहले आप यहां से भी पढ़ जाओ, आधुनिक साहित्य को पढ़ जाओ, हिंदी साहित्य के इतिहास में से जो आधुनिक काल है उसको पढ़ जाओ। नहीं तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही आधुनिक साहित्य के अलग से किताब लिखी है, उसको पढ़ जाओ, या तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लाकर जिसका आधुनिक कालखंड है उसको पढ़ जाओ, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ो, आपको एक नया दृष्टिकोण स्वतः मिल जाएगा। जब ये दृष्टिकोण आपको मिल जाएगा तो मेरा आधा काम आप पूरा कर चुके होंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको वो बताना चाह रहा हूं कि मैं तो आपको 1 घंटे की क्लास पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके अलावा ये बाकी के इतने घंटे बचते हैं, उसमें आप क्या करोगे? उसमें भी आप इन चीजों को पढ़ते चलो। इस संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार छायावादी कविता के मूल्य बदलते हैं, प्रगतिवाद आता है जिसको राजनीतिक जागरण का काल भी कहते हैं। इसमें राष्ट्रीय चेतना कई कई प्रकारों में बटी हुई है, आर्थिक राष्ट्रवाद, सामाजिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद। धार्मिक राष्ट्रवाद इस संदर्भ में कि जो धर्म की सड़ी गली मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, पाखंड, आडंबर है, सामाजिक आडंबर वगैरह, उन सबका भेदभाव विरोध की नाम से प्रोग्रेसिव कविता। धर्म और ईश्वर में अविश्वास, धर्म और ईश्वर में अविश्वास प्रगतिवादी कविता की विशेषता, क्योंकि मार्क्सवाद धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। धर्म और ईश्वर भाग्यवाद की सृष्टि करते हैं। मार्क्स तो साफ कहते हैं धर्म तो जो है अफीम की गोली, वैज्ञानिकता के प्रति आग्रह मिलता है। इन प्रवृत्तियों को हमें समझना है, और फिर जैसे कि हमने बात की कि 1938 से 1943 तक का जो समय है वो प्रगतिवादी कविता का है। उसके बाद प्रयोगवादी कविता का जन्म हुआ। क्यों हुआ? सबसे पहले तो ये सवाल आना चाहिए क्यों हुआ? क्या इस कालखंड में कुछ कमियां रह गई थी? बिल्कुल कमियां रह गई थी। इतनी ज्यादा सामाजिकता की इन्होंने बात की कि व्यक्तिगता के लिए कोई सरोकार ही नहीं रह गया। तो फिर प्रयोगवाद व्यक्तिवादी चेतना को लेकर के आया। हर जगह प्रगतिवाद ने वर्ग संघर्ष जहां नहीं है वहां भी वर्ग संघर्ष, सर्वहारा, इतनी ज्यादा चीजें मार्क्सवाद की आरोपित कर दी कि कई बार श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। नागार्जुन की वो कविताएं जो विचारधारा से मुक्त हैं, उन कविताओं में कितनी सहजता है, कितनी जीवंतता है। लेकिन जहां वो मार्क्सवाद को ढोते नजर आते हैं वहां कविता फीकी पड़ जाती है, और ऐसा लगता है कि कवि अनुभोगी यथार्थ को भी रूपायित करने में झिझक नहीं रहा है। ये बात सही है कि जनमानस के सच्चे चितेरे की जो यथार्थ अभिव्यक्ति प्रयोगवाद करता है, जो जीवंतता प्रयोगवाद में यथार्थ की मिलती है, वह वास्तव में प्रगतिवाद में नहीं मिलती। प्रगतिवाद ने प्रकृति के उपयोगिता मूलक सौंदर्य को बल दिया। मैंने अभी आपको कहा कल्पना तो देखो यदि कविता में होगी नहीं तो कविता होगी कैसे। लेकिन मैंने कहा कि जिस रूप में छायावाद में कल्पना है उस रूप में तो प्रगतिवाद में कल्पना नहीं मिलती है, उस कल्पना प्रवणता नहीं मिलती है। केदारनाथ अग्रवाल ने जिस प्रकृति का चित्रण किया है वो हमारे जमीनी स्तर की है। आसमान की ओढ़नी ओढ़े धानी पहने फसल गगरिया, राधा बनकर धरती नाची, नाचा हंसमुख कृषक संवरिया। ये देखिए आप। लेकिन प्रयोगवाद जिस प्रकृति का चित्रण करता है उस
प्रकृति में उन्होंने अपने जीवन की विडंबना, तनाव, दुर्भिसंधियों का चित्रण किया है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता मुझे याद आती है, जो कई कंपटीशन में भी इस पंक्ति को पूछा गया है। एक पीली शाम, पतझड़ का अटका हुआ पत्ता, वह अटका हुआ आंसू, अब गिरा तब गिरा, सांझ तारक सा अतल में। इस प्रकार प्रकृति में मानवीय तनाव और विडंबनाओं को जोड़ करके प्रयोगवाद ने उसको प्रस्तुत किया। ये उस प्रकृति चेतना के मूल्य का बदलाव आया। जिस स्तर पर जनोन्मुखता, लोकोन्मुखता प्रगतिवादी कविता में मिलती है, वह प्रयोगवाद में नहीं मिलती। प्रगतिवाद का मुक्तिबोध कहता है, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। खुली हुई बाहें आत्मसात करने के लिए बेचैन रहती हैं। लेकिन प्रयोगवाद के आगे की भाषा में उलंब बाहु मिलती है, उठी हुई बाजू पहचान को निरूपित करने के लिए ललायित है। तो इस प्रकार जो प्रगतिवादी कविता समष्टि चेतना को लेकर चलती है, तो प्रयोगवादी कविता व्यष्टि चेतना को लेकर चलती है। प्रगतिवादी कविता के लिए कला सरोकार महत्वपूर्ण नहीं रह गए थे, और ये इस कविता की भारी न्यूनता रही। रचना के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। प्रगतिवाद के लिए भाव पक्ष ही सब कुछ है। इन्होंने रचना के कला पक्ष को उतना महत्व नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। इसकी न्यूनता को पूरी करने के लिए प्रयोगवाद आया, जिसने भाव पक्ष से ज्यादा कला सरोकारों को महत्व दिया। आगे की प्रयोग धर्मिता इसी पहलू से जुड़ी हुई है। प्रगतिवादी कविता में राष्ट्रवाद प्रत्येक स्तर पर विभक्त मिलता है, लेकिन प्रयोगवाद में हैरानी की बात, और हैरानी से ज्यादा परेशानी की बात, कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का ये चरम दौर है। 1943 ईस्वी से 1952 का जो समय है, यह प्रयोगवादी कविता का है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की चरम अभिव्यक्ति का दौर रहा है। 1943 से 47 के बीच में तो आपको पता है कि उससे एक साल पहले 42 में भारत छोड़ो आंदोलन से लगातार शुरुआत, राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ते जा रहे थे। इस बीच में बाण भट्ट की आत्मकथा जैसे उपन्यास और कुरुक्षेत्र जैसे खंड काव्य राष्ट्रीय चेतना का प्रबल आगाज कर रहे थे। ऐसे दौर में प्रयोगवादी कविता अपनी राष्ट्रीय चेतना को जाहिर नहीं करती है। क्यों? ये सोचने वाली बात है। जबकि आगे तो स्वयं एक अपने आप में क्रांतिकारी रहे हैं। कविताओं में राष्ट्रीय चेतना कहां चली गई? हाँ, क्षमा करना, आप ये मुझ पर आरोप मत लगा देना कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो अराष्ट्रवादी हैं। ना, ये नहीं कह रहा हूं। आपको तो पता ही है कि अग्गे को काल कोठरी भी नसीब हुई थी। शेखर एक जीवनी, उसी काल कोठरी में बैठ कर के मुझे फांसी होने वाली है जब ये अग्गे रूपी शेखर को महसूस हुआ। क्या लिखा उसमें? घनीभूत वेदना की एक रात को, ये देखे गए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास है शेखर एक जीवनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रयोगवादी कवि अराष्ट्रवादी हैं, लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं कि प्रयोगवादी कविता में राष्ट्रीय चेतना नहीं मिलती। उन्होंने केवल कला के लिए है, सिद्धांत के प्रतिपादन पर विशेष बल दिया है, जो एक विदेशी विद्वान ब्रेडले का सिद्धांत कला के लिए है। लेकिन मैथ्यू आर्नल्ड ने जो सिद्धांत दिया कि नहीं, कला जीवन की आलोचना है, कला जीवन के लिए है, उस सिद्धांत पर प्रगतिवादी कविता चलती है। जो जनोन्मुखता, जो लोकोन्मुखता प्रगतिवाद में मिलती है, जो जनजीवन की व्यापकता प्रगतिवाद में मिलती है, वह प्रयोगवाद नहीं है। प्रयोगवाद तो शहरी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन है, जो केवल शहरों तक सीमित कर रह गया था। इन चीजों को ध्यान में रखना है। नई कविता को लाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि स्वयं अज्ञे ही थे। बहुत ज्यादा गहराई से अंतर करते हो तो प्रयोगवाद में और नई कविता में अंतर मिलते हैं।
आप देखेंगे कि प्रयोगवादी कविता में प्रयोग की जिद मिलती है, लेकिन नई कविता में प्रयोग की जिद नहीं है। प्रयोग आ रहा है तो आए, लेकिन प्रयोगों के पीछे कविता भाग नहीं रही है। चिंतन युक्त सहजता आपको यहां देखने को मिलेगी नई कविता में। धर्मवीर भारती की जो अंधा युग रचना है, नई कविता की प्रतिनिधि रचना है। बिंब तो वहां भी नए नए हैं, सहजता में जो आ रहे हैं वो ये नहीं कब्जे की तरह इस प्रयोगवाद में कि देवता इन प्रतीकों के कर गए कोच। कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है तो लाओ भाई नए उपमान, नए प्रतीक, लाओ नई बिंब। अज्ञे कहते थे वो नवीन भावानुभूति है हमारे पास, पुराने उपमानों से शब्दों से काम नहीं चलेगा। नई कविता में आपको सहजता मिलेगी। वो अंधा युग में बहुत अच्छा वाक्य मिलता है लिखा कि कृष्ण समझाते हैं, मर्यादाएं मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादाएं कुचले हुए अजगर सी, समस्त हस्तिनापुर नगरी को सूखे अजगर अजगर की भांति गुंजलिका में सूखी लकड़ी से कड़ाक से तोड़ डालेगी। ये अजगर का है, लकड़ी का, ये कड़ाक से तोड़ देने का जो बिंब है बिल्कुल नया है, परंतु वो दुराग्रह नहीं है जो प्रयोगवाद में मिलता है। और ये कारण भी है कि प्रयोगवाद की कविता में बहुत ज्यादा प्रयोग मिलने से कविता की भाषा थोड़ी दुर्ग हो गई है, लेकिन नई कविता में ये दुर्गता कठिनाई नहीं मिलती। 1960 के बाद साठोत्तरी कविता का हम समय मानते हैं, तो नई कविता का समय हम मान के चलेंगे 1952 से 60, और 1960 से लेकर 1975 का समय साठोत्तरी कविता का है। ये मोहभंग की कविता है। 1960 के बाद हमारा राजनीति से, भारतीय व्यवस्था से, आदर्शवाद से, गांधीवादी मोह से, तमाम चीजों से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से मोहभंग हो गया था। वो एक प्रकार से मोहभंग की कविता है। किस प्रकार से मोहभंग हुआ उसकी विस्तार से बात मैं साठोत्तरी कविता पढ़ाते हुए करूंगा। लेकिन मोहभंग तो क्या आज नहीं हो रहा है? कि साठोत्तरी कविता का जो कवि तारा प्रकाश जोशी लिखता है कि पूर्व से पश्चिम तक फैली कानूनों की काली स्याही, यहाँ वही अपराधी केवल जिसका नहीं कोई गवाही। न्यायालय, न्याय कैसे मिलता है देख नहीं रहे हैं। सत्ताधारी, सत्ता की उठक पटक, कोई भी वाक्य चलता है, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। क्या लिखा तारा प्रकाश जोशी ने, कितना सुंदर। सत्ता के गलियारे कोई जब भी अपनेपन की बात चलाए, ऐसा लगे बाम्बे में अमृत की आवाज लगाए। बाम्बे से अमृत कहां मिलेगा? विष मिलेगा, विष। ये जो मोहभंग है अनेकों स्तर पर हुआ, और 1962 का जो भारत चीन का युद्ध संदर्भ उसमें बड़ा गहरा हो गया था। समस्या तो आज भी आप देख ही रहे हैं। साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता में अंतर मुख्य बिंदु पर यही है कि साठोत्तरी कविता की भाषा में सपाट बयानी मिलती है, बेलाग कथन। कविता से रस गायब हो गया। अरे जब जीवन से ही रस गायब हो गया तो कविता में रस कहां से आएगा? बस भाषा चल रही है, सपाट बयानी चल रही है, लेकिन समकालीन कविता के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। साठोत्तरी कविता में स्त्री के प्रति एक आक्रोश मिलता है। बड़ा दिलचस्प है कि कोई इंसान कहीं से भी हारा थका है, पिट के आया है, घर आकर के अपनी बीवी को सबसे पहले पीटेगा, और जोर वहीं चलता है अबला से। ऐसा लगता है कि साठोत्तरी कविता का कवि नारी के प्रति आक्रोश वाले स्वभाव को लेकर भी लिखता है। सब समस्याओं की जड़ नारी ही है, लेकिन ये नारी के प्रति आक्रोश की भावना समकालीन कविता में नहीं मिलती। चंद्रकांते देवताले जो समकालीन कविता के बड़े हस्ताक्षर रहे हैं, उन्होंने लिखा कि तुम मिश्री की डली बन जाओ कि मैं दूध बन जाता हूं, कि तुम मुझ में घुल जाओ। नारी यहाँ आत्मीयता और पारिवारिकता की जमीन पर खड़ी है, वो आक्रोश नहीं है। यहां विराग ज्यादा मिलेगा, अनास्था मिलेगी आपको साठोत्तरी कविता में। बेरोजगारी, कुंठा,
घुटन, पीड़ा, अस्तित्ववाद के तमाम रूप साठोत्तरी कविता में आप देख सकते हो। प्रभाव तो प्रयोगवादी कविता में भी मिलता है, लेकिन समकालीन कविता में राग के साथ द्वेष भी मिलता है, हर्ष के साथ जो है रोना भी है, हंसना भी है, चिड़िया है, फूल पत्ती है। एक प्रकार से समकालीन कविता का दायरा व्यापक हो जाता है, जो 1975 से लेकर के आज तक चली आ रही है। इसे जनवादी कविता भी कहा जाता है। आशा का गीत गोरख पांडे, आएंगे अच्छे दिन जरूर आएंगे, सूरज झोंपड़ियों में चमकेगा, बच्चे दूधों में नहाएंगे, सपनों की सतरंगी डाली पर मुक्ति की फरारे लहराएंगे, आएंगे अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये भाषा। तो इस प्रकार जो हिंदी का पहला कवि सरेपा है, जिसकी पंक्तियां आप सब याद करते हो कि जहिमन पवन न संचय रवि सुनाई भवेश, वहां से लेकर हिंदी कविता का जो विकास होता रहा, और आज आस्था धर्मी कविता की आएंगे अच्छे दिन जरूर आएंगे तक हिंदी कविता विकास करती है। आज भूमंडलीकरण का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अनेक प्रकार के दबाव हैं, और ये सभी दबाव समकालीन हिंदी कविता में देखने को मिल जाते हैं। विमर्श जुड़ गए, स्त्री विमर्श, नारी विमर्श, तमाम प्रकार के विमर्शों को लिए हुए समकालीन कविता आज अपने जीवंत अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रही है। कविता के छोटे छोटे से बड़े बड़े से जो बदलाव आते हैं, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा था कि इन बदलावों से सबसे पहले आप वाकिफ हो जाए तो कहीं न कहीं हमारी रुचि स्वतः बढ़ती चली जाएगी। हमें ऐसा लगने लगेगा कि हम अब कुछ सीख रहे हैं। रहा सवाल इनके भीतर आने वाले कवियों का, वो तो 50% ही आ रहे हैं। 50% तो इस बोध से, ये अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना हुआ। प्रश्न आते हैं कि प्रगतिवादी कविता की कौन सी विशेषता नहीं है, और फिर आपको विकल्प मिलता है सामाजिक यथार्थवाद, व्यक्तिगत भाव प्रवणता, जो नहीं है यही नहीं है। इनका अर्थ पता हो, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण की जानकारी बहुत जरूरी है। फिर बाद में कवि और उनकी रचनाओं को याद करना, रचना में से कोई बड़ी अच्छी पंक्ति आ रही तो उसको याद करना, ये सब तो ट्रेलर है, असली फिल्म तो ये है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। जिस प्रकार से मित्रों आप लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, मैं पढ़ाने को लेकर उत्साहित हूँ, आपकी सेवा में बराबर हाजिर हूँ। सिर्फ एक आवाज उठती है मन में, आप कहते हो गुरुजी आप अच्छा पढ़ाते हैं, मैं कहता हूं कि मैं अपने शिष्य को मुझसे ज्यादा अच्छा बोलता और पढ़ाता देखना चाहता हूं, ताकि जो कुछ पाखंडी लोग हैं उनके बारे में याद आ रहा है कुछ कि बहुत जोर सुनते थे बाजुए कातिल में, जब चीरा तो एक कतरा लहू न निकला। ऐसे पाखंडियों को, ऐसे व्यवसायियों को आप सबक सिखा सको, समाज को कुछ आगे ले सको, ले जा सको, और मानवीय संवेदनाओं का विस्तार कर सको। मित्रों, ये मेरी आपसे आकांक्षा भी है, अनुग्रह है आपसे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए। सफलता, मैं इस बात को जानता हूं और मानता हूं कि इस पद्धति से यदि हम धीमे धीमे से आगे बढ़ेंगे, सफलता बहुत छोटा शब्द रह जाता है। धन्यवाद। शेष बातें कल की